मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आइए हम लोग चलते हैं अलमीलाखड़ में और सुनते हैं हम लोग कि हमने कहाँ तक सुना था अपने साहब के बारे में, अपनी दीदी के बारे में। तो आइए आज जहाँ तक सुने हैं उसके आगे चलते हैं हम लोग। हम लोगों ने सुना था इसी वर्ष 1975 में ही कानून की अंतिम परीक्षा पास करने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी और बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हुए। इसके आगे चलते हैं। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी गया के फतेहपुर प्रखंड में योगदान दिया। उस समय बिहार सरकार के कुछ ब्लॉकों में ऐसी व्यवस्था थी जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के पद संयुक्त हुआ करते थे। 2 महीने के बाद पलामू जिले के पाटन ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी बनकर आए। पाटन योगदान करने हरिंद्रानंद अकेले आए। परिवार पटना में ही बाबूजी के साथ था। पलामू के आयुक्त श्री वी जयशंकर के सरकारी आवास पर सुबह में उनसे मुलाकात की। रविवार का दिन था। डीसी साहब ने कहा, आपके स्थानांतर की मुझे सूचना है, आप एसडीओ साहब से मिल ले। मैं पाटन सर्किल ऑफिसर को वीडियो का प्रभार देने के लिए वायरलेस पर संवाद भिजवाता हूँ। ये अनुमंडल पदाधिकारी से उनके आवास पर मिले। पलामू में स्थानीय चुनाव होने वाला था। इससे संबंधित कागजात का एक मोटा बंडल हरिंद्रानंद को दिलवाया और कहा, मैं आपको पाटन भिजवा देता हूँ। आप पाटन से अपनी जीप लेकर चुनाव का यह दस्तावेज मनातू वीडियो को आज ही दे देंगे। मनातू ब्लॉक पाटन प्रखंड मुख्यालय से 27 किलोमीटर आगे है। एक सरकारी जीप मिली। कागजात लेकर पाटन चले। रास्ता चिर परिचित था। मनातू ससुराल जो ठहरा। पाटन सीओ से मिलकर जीप प्राप्त की। उन्होंने कहा, साहब आज तो रविवार है, मैं कल प्रभार दूंगा। मुझको वायरलेस मिल चुका है। जीप के चालक ने डाल्टनगंज से आई जीप से कागजात अपनी जीप में रख लिया। जब जीप मनातू की ओर चली, मनातू वीडियो को हरिंद्रानंद ने चुनाव संबंधी प्राप्त कागजात हस्तगत कराए। कहा, एसडीओ साहब को कागजात प्राप्ति की सूचना वायरलेस से भेज दीजिएगा। फिर रात्रि विश्राम के लिए मनातू गढ़ आए। सुबह 7:30 बजे पाटन के लिए रवाना हो गए। करीब 9 किलोमीटर का रास्ता धूल भरा था, इसलिए सामने का शीशा चालक ने उठा रखा था। उन दिनों जंगल घना था। लगभग 3 मील दूरी तय करने के बाद पहाड़ी की एक हल्की चढ़ाई चढ़ते ही जीप जैसे बाएं हल्के ढलान पर घूमी कि अचानक हरिंद्रानंद ने जीप रोक दी। उजाला हो चुका था। मौसम सुहावना था। बाएं लाल सूरज पहाड़ी की ओट में होने के कारण दिख नहीं रहा था। सामने ही मोरम से बनी सड़क की दाहिनी झाड़ियों से एक काला मोटा सांप आधी सड़क पर ठहरा हुआ था। उसका धड़ अभी भी झाड़ियों में था। चालक ने धीरे से कहा, सर गाड़ी चढ़ा दीजिए। हरिंद्रानंद ने फुसफुसाकर कहा, अरे सामने का शीशा खुला हुआ है, वह जंप कर जाएगा तो क्या होगा? यह तो किंग कोबरा है। माथे पर पीला निशान नहीं दिख रहा है। ड्राइवर ने फिर कहा, सर हैंडल निकाल कर मारे। तब इन्होंने कहा, पागल हो क्या यार? स्टार्ट पेट्रोल जीप खड़ी थी। इलाका पूरी तरह सुनसान। इन्होंने थोड़े भय से गाड़ी में बैक गियर लगा दिया। सांप ने बाएं खड़ी जीप को देखने के लिए अपना सर उठाया।
जीप की अगली सीट पर ये अकेले थे। सांप को छोड़कर सब कुछ भय मिश्रित। फन पर दो पीले बड़े स्पष्ट खड़ाऊ जैसे निशान। सांप ने धीरे धीरे सड़क पार करना शुरू किया। लग रहा था उसे जीप की उपस्थिति का कोई भान ही नहीं। ना उसे जीप से भय था और ना ही उसमें बैठे इंसान से, जबकि इंसानों से न अनकहा भय जानवरों में व्याप्त रहता है। यह प्रकृति प्रदत्त है। सड़क पार झाड़ी में घुसने से पूर्व सांप ने फिर मुड़कर फन फैलाया। जीप की ड्राइविंग सीट बाएं थी। हरिंद्रानंद अब सीधे सांप की पकड़ में थे, क्योंकि अभी तक पूंछ दाहिने झाड़ी से बाहर नहीं निकली थी। जितना सांप बाहर आया था उसकी लंबाई 20 फीट से ज्यादा थी। चाल मदमस्त और चमक ऐसी जो अलकतरे के काले रंग को भी फीकी करती हो। बदन पर और कोई निशान नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कुछ देर तक इनकी आंखों को देखती रही। इलाके के बीडीओ साहब जरवत प्रस्तर मूर्ति स्वाभाविक था। जीवन और मृत्यु के बीच का फासला तत्समय लघुतर होता दिख रहा था। एक दूसरे से मिलने का यह अनूठा संयोग किसने रचा था, ज्ञात नहीं। हाँ, बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ तो था उसकी आंखों में, वरना विश्व के अत्यंत जहरीले सांपों में से एक ने बस देखा और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद उसने फन समेटा और धीरे धीरे झाड़ियों में घुसने लगा। अब दाहिने झाड़ी से सांप की पूंछ निकली। सर, ये तो 25 फीट से भी ज्यादा है। शरीर उठाकर ही हमें डंस सकता था। पीछे बैठा चालक बुदबुदाया। किंग कोबरा की चाल में कोई अंतर नहीं था। वह बाएं पहाड़ी की झाड़ियों में प्रवेश कर गया। हरिंद्रानंद ने जीप के ब्रेक से पांव हटाया। गाड़ी आगे बढ़ गई। मनातू की किसी आदमी ने अब तक वैसा भयंकर सांप नहीं देखा और ना ही इनकी ससुराल वालों ने। 200 वर्षों से अधिक की जमींदारी जो जंगलों में ही पली बढ़ी है, उसे भी यह सौभाग्य नहीं मिला। उस दिन 11 बजे यानी 3 सितंबर 1979 को हरिंद्रानंद ने प्रखंड विकास पदाधिकारी पाटन का प्रभार लिया। 2 महीने के भीतर परिवार पाटन आ गया। पत्नी और बच्चों समेत यहाँ रहने लगे। हालांकि परिवार में कुल 5 सदस्य ही थे। 2 पुत्र और 1 पुत्री के साथ पारिवारिक संसार रचा बसा था। पर एक ऐसा भी सदस्य था जो दृश्य तो नहीं था, लेकिन सर्वव्याप्त था, यानी शिव। हरिंद्रानंद और नीलम स्वतंत्र रूप से और कभी कभी साथ मिलकर भी शिव पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। धीरे धीरे ऐसा होने लगा था कि इनकी पत्नी के सपने में साधु आते, बातें करते, पूजा की बातें बताते और यदि कोई सामान देते तो दूसरे दिन वह सामान बिस्तर पर रखा मिलता। इन घटनाओं को ये प्रेत लीला से अधिक महत्व नहीं देते। कुछ दिनों के बाद स्वप्न में आने वाले साधु सशरीर समक्ष आने लगे। शाम ढलने को थी। बच्चों का शोर और अपने घोंसले में लौटने को आतुर चिड़ियों का कलरव वातावरण को मधुर बनाए हुए था। अचानक एक चिड़िया झाड़ियों में से उड़ी और पेड़ों के ऊपर चक्कर काटने लगी। फिर दूसरी चिड़िया, फिर तीसरी। हवा में फड़फड़ाते पंखों का रेला उठने लगा। किसी ने एक पत्थर जो झाड़ियों में फेंका था। बच्चे दौड़ दौड़ कर देख रहे थे। राजमणि नीलम घर के आंगन में रखी चौकी पर बैठी हरिंद्रानंद की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी उन्हें आंगन के पीछे बंद दरवाजे को ठेलने जैसी आवाज सुनाई पड़ी। वह दरवाजा सामान्यतः बंद ही रहता था। पीछे चापाकल था जिससे पानी लाया जाता था। चापाकल के पीछे अन्य सरकारी आवास भी थे। उन्होंने पूछा, कौन? कोई उत्तर नहीं आया। अचानक उन्हें दिखाई पड़ा कि दरवाजे के बाहर एक हाथ छिटकिनी की ओर आया, जिसकी अंगुलियां बहुत बड़ी थीं। पूरे हाथ
और अंगुलियों पर बड़े बड़े बाल थे। द्वार के ऊपर आंगन की चारदीवारी थी। उस भयानक हाथ ने बाहर से ही दरवाजे की छिटकिनी गिरा दी। खट से आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। थोड़ा सशंकित होते हुए जल्दी से बच्चों और घर के अनुसेवकों को साथ लेकर अहाते में आ गई। बाहर प्रखंड परिसर में और लोग थे। उन लोगों को बुलाकर खुले दरवाजे को दिखाया गया। हरिंद्रानंद के आने पर पूरी कहानी सुनाई गई। उन्होंने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वे तो बचपन से ही शमशान की साधना में लीन रहते थे। पत्नी को भी यह घटना बहुत प्रभावित नहीं कर सकी, क्योंकि उन्हें भी जंगल के तांत्रिकों, ओझाओं, जिन्हें सामान्य बोलचाल की भाषा में बैगा कहा जाता है, की पूजा पद्धति और प्रेतादि की क्रियाओं से परिचय था। ऐसी ऊटपटांग घटनाओं का सिलसिला बढ़ता गया। इनके सरकारी आवास पर संध्या काल से पत्थरों का गिरना, जहां तहां हाथे में आग लग जाना, अचानक एक आवाज के साथ खिड़की की छड़ों का टेढ़ा हो जाना कुछ दिनों तक लोगों को परेशान करता रहा। अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं से हरिंद्रानंद एक बार पुनः उद्विग्न होने लगे। उन्हें लगने लगा कि शिव को गुरु मानने से क्या होगा, वे तो अब भी प्रेतों की दुनिया से घिरे हैं। वैसे भी स्वभावगत इनकी विद्रोही प्रवृत्ति इन्हें दूसरी ओर खींचती रहती थी। एक दिन की घटना ने इनकी सोच को और भी प्रगाढ़ कर दिया। पत्थर गिरने की प्रक्रिया इन दिनों आम हो चली थी, सो इनकी खींच लाजिमी थी। एक दोपहर पत्थर गिर ही रहा था, तब इन्होंने गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी कल्पना अर्धांगिनी की सोच में से भी परे थी। 3 बजे के आसपास पत्थरों के गिरते समय उन्होंने शीशे के फ्रेम में लगी शिव की तस्वीर को आंगन में रखी, चौकी पर रखते हुए कहा कि तुम लोग पत्थर बरसा सकते हो तो इस तस्वीर को पत्थर से तोड़ कर दिखलाओ। तस्वीर आंगन की चौकी पर रखकर जैसे ही भीतर के लिए मुड़े, आवाज हुई चनाक। पत्थर आसमान से तस्वीर पर गिरा, शीशा चकनाचूर, तस्वीर फट गई। तस्वीर रखने और उस पर पत्थर गिरने में 5-10 सेकंड का ही अंतराल रहा होगा। उस समय स्थानीय थाने के पदाधिकारी, प्रशिक्षण में आए भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु 3-4 पदाधिकारी एवं प्रखंड के कुछ पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इस अप्रत्याशित घटना से सभी सशंकित हो गए और प्रस्थान कर गए। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और इसके आगे हम लोग कल के वीडियो में सुनेंगे, क्योंकि मुझे अब काउंटिंग के लिए जाना है। तो फिर मैं आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए और फिर मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियो में। तब तक के लिए मेरा प्रणाम।